2 मार्च 2016 विजय माल्या देश छोड़ के भाग गया। ना उसको सीबीआई रोक पाया, ना ईडी, ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही वो 17 बैंक जिनके साथ 9,000 करोड़ का स्कैम हुआ। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम। एक ऐसा आदमी जिसको इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कहा जाता था, रातों रात वो आदमी हीरो से जीरो बन गया। राज्यसभा का एक इम्पोर्टेंट मेंबर जिसने एक समय पे वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को स्पॉन्सर किया था। महात्मा गांधी की पर्सनल बिलोंगिंग न्यूयॉर्क ऑक्शन में जीत के अपने देश के लिए इंडिया वापस लेके आया। आरसीबी की टीम, फॉर्मूला F1 टीम, किंगफिशर बियर्स, किंगफिशर कैलेंडर, 250 विंटेज कार्स, प्राइवेट जेट्स, लाइफस्टाइल ऐसी कि जब वो क्राइसिस से गुजर रहा था उसकी कंपनी लॉस में चल रही थी, बैंक को देने के लिए पैसे नहीं थे, बट फिर भी अपनी जीने की लाइफस्टाइल में उसने कभी कमी नहीं आने दी। बट एग्जैक्टली क्या हुआ था? एक ऐसा आदमी जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो बताया था, वो एक फ्रॉड बन गया। वो सारी चीजें जो विजय माल्या ने करी और फिर उनके साथ हुई, और वो सारे रीजंस जिसके चलते विजय माल्या अपनी फेम और सक्सेस को संभाल नहीं पाया, किसकी गलती थी? गवर्नमेंट की, बैंक की, या फिर किसी और की? बट बिफोर आई टेल यू ऑल दिस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों के लिए बैंक अलग काम करता है और आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए बैंक अलग काम करता है। अगर एक फार्मर लोन नहीं चुका पाता तो उसकी प्रॉपर्टी से लेकर उसका खेत तक बेचना पड़ता है, बट अगर विजय माल्या जैसे लोग लोन नहीं चुका पाते तो वो लंदन भाग जाते हैं और पूरा लॉस उठाना पड़ता है बैंक को। इस कहानी को सुनने से पहले आपको इसकी शुरुआत को जानना बहुत जरूरी है। 1915 में बहुत सी ऐसी छोटी मोटी कंपनीज थी जो अंग्रेजों को बियर सप्लाई करती थी। सो उस समय थॉमस लीसमैन करके एक आदमी था, उसने उन सारी कंपनीज को यूनाइट किया और यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप बनाया, और वहीं पे एंट्री हुई विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या की, जो समय समय पे उस कंपनी के शेयर बाय करते थे, जिसके चलते एक समय पे वो यूबी ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। और जब 1947 में अंग्रेज इंडिया छोड़कर गए तो उस पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी विट्ठल माल्या को मिल गई और विट्ठल माल्या को यूबी ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। 50s और 60s में यूबी ग्रुप का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हुआ। लेट 50s में विट्ठल माल्या ने मैकडॉनल्ड को अक्वायर किया ताकि वो अपने वाइन और ब्रूरीज के बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। पर इन 1977 इंडियन गवर्नमेंट ने अल्कोहल को बैन कर दिया, जिसके चलते लिकर इंडस्ट्री अपने सबसे बुरे टाइम से गुजरी। बट जहां पर बाकी कॉम्पिटिटर्स अपने एसेट्स बेच रहे थे, वहीं पर विट्ठल माल्या और विजय माल्या जो उनके साथ जुड़ गए वो और एसेट्स बाय कर रहे, क्योंकि उनको पता था कि ये बैन हटेगा और चीजें नॉर्मल हो जाएगी। और वही हुआ, बैन हट गया और उसके साथ यूबी ग्रुप के कॉम्पिटिटर्स भी हट गए। फिर 1978 में विजय माल्या ने किंगफिशर बियर लॉन्च करी अपने फादर को कन्विंस करके। बट कुछ समय बाद ही 1983 में विट्ठल माल्या की डेथ हो गई, जिसके चलते विजय माल्या को यूबी ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया, क्योंकि विजय माल्या यूबी ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। उसके बाद वो बियर और विस्की के बिजनेस को ग्रो करने में लग गए। बट सिर्फ यही उनका बिजनेस नहीं था, उन्होंने बहुत से बिजनेस में एंट्री ली, कुछ वर्क करे और कुछ वर्क नहीं करे। उन्होंने खुद की विस्की ब्रांड भी लॉन्च करी, रॉयल रिजर्व और स्प्लेंडर, बट वो दोनों ही वर्क नहीं करी। और ऐसे ही बहुत से बिजनेस भी वर्क नहीं करे, जिसके चलते जो टॉप मैनेजमेंट था और विजय माल्या की खुद की फैमिली ये नहीं चाहती थी कि विजय माल्या अब चेयरमैन बने रहे। बट विजय माल्या स्टेप डाउन करने वालों में से नहीं थे। सो विजय माल्या ने अपना पूरा फोकस उस चीज पे किया जो यूबी ग्रुप की सबसे प्रॉफिटेबल चीज थी, किंगफिशर बियर्स। उन्होंने उसका प्रोडक्शन इंक्रीज किया, लाइट अल्कोहल बियर को स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बियर में कन्वर्ट किया ताकि लोग विस्की के ऊपर किंगफिशर बियर को प्रेफर करें। और इसी तरह धीरे धीरे किंगफिशर बियर पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गई। इंडिया में आप अल्कोहल की डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, जिसके चलते विजय माल्या ने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करी। किंगफिशर का नाम हर जगह यूज होने लगा, बट बियर के साथ नहीं, वाटर के साथ। किंगफिशर के होर्डिंग जगह जगह पे लगने लगे, इवेंट्स होने लगे किंगफिशर के नाम पे। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को स्पॉन्सर करा गया, किंगफिशर डर्बी टीम भी लॉन्च करी गई, और सबसे इम्पोर्टेंट किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च हुआ जो लोगों के घरों में भी जाने लगा। उस कैलेंडर में बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी लॉन्च हुए, जैसे कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण। और इतना ही नहीं, फॉर्मूला F1 टीम भी खरीदी गई ताकि किंगफिशर के नाम को पॉपुलर करा जा सके। और इन सारी चीजों के चलते यूबी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा बियर मैन्युफैक्चरर बन गया और किंगफिशर बियर 50 से ज्यादा कंट्रीज में मिलने लगी। किंगफिशर बियर ने 50% से ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया और यूबी ग्रुप की वैल्यूएशन 350 करोड़ से 6,000 करोड़ पहुंच गई। बट विजय माल्या का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ जब उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस को लॉन्च करने का डिसीजन लिया अपने बेटे के बर्थडे पे। एयरलाइन का बिजनेस काफी रिस्की होता है और विजय माल्या ने यूबी एयर करके इस बिजनेस को पहले भी लॉन्च किया था, बट वो वर्क नहीं करा। सारे बोर्ड मेंबर्स और टॉप मैनेजमेंट इस डिसीजन के अगेंस्ट में था, बट उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। किंगफिशर एयरलाइन 2005 में लॉन्च हुई और वो एक ऐसी एयरलाइन बनी जो अपने आप में एक ही थी, 5 स्टार फैसिलिटी,
फ्री मील्स, ब्यूटीफुल एयर हॉस्टेसेस, लाइव इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, और वो भी एक फेयर प्राइस पे। 2007 तक किंगफिशर एयरलाइन ने अपना एक ब्रांड बना दिया था with 17.5 million passengers. But that was not enough for Vijay Mallya. Vijay Mallya wanted more. इंटरनेशनल रूट पे वो फ्लाइट लॉन्च करना चाहते थे, बट अकॉर्डिंग टू सिविल एविएशन रूल्स आप 5 साल के डोमेस्टिक ऑपरेशन के बाद ही इंटरनेशनल रूट पे फ्लाइट लॉन्च कर सकते हो। जिसके चलते विजय माल्या ने एयर डेक्कन को एक्वायर किया, जिसको ऑलरेडी 5 साल हो चुके थे मार्केट में। एयर डेक्कन का उस समय काफी नाम था मार्केट में, क्योंकि वो बहुत ही चीप प्राइस पे फ्लाइट ट्रेवल पॉसिबल कराते थे। उनको फैसिलिटी से कोई मतलब नहीं था, जैसे स्टेट की रोडवेज बस होती है उसी तरह से एयर डेक्कन का चीजों को यूज करने का ढंग किंगफिशर एयरलाइन से बहुत अलग था। सो किंगफिशर एयरलाइन ने एयर डेक्कन को एक्वायर कर लिया, जिससे उनको 2 फायदा हुआ। पहला, उनका कॉम्पिटिटर कम हो गया, और दूसरा, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दी और कुछ ऐसे चेंजेस की जिससे एयर डेक्कन का नाम चेंज करके किंगफिशर रेड कर दिया गया, और फिर उसमें फैसिलिटीज को ऐड कर उसकी प्राइस को बढ़ा दिया गया। विजय माल्या अंधा पैसा खर्च कर रहा था फैसिलिटीज में और दूसरी कंपनीज के एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए, जिसके चलते किंगफिशर एयरलाइन कभी प्रॉफिट में आई नहीं पाई। हालांकि 2009 में किंगफिशर एयरलाइन को काफी अवार्ड मिले, जैसे इंडिया 5 स्टार एयरलाइन। बट अगर हम लॉस की बात करें तो 2008 में किंगफिशर एयरलाइन ने 1602 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया और 2012-13 में 4300 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। प्रॉफिट नहीं बन रहा था, और फिर भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कंटिन्यूअसली लोन लिए जा रहे थे। और विजय माल्या के लिए प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई जब 2008 का रिसेशन आया। लोगों ने ट्रैवल करना कम कर दिया क्योंकि रिसेशन था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी, और ऊपर से ऑयल की प्राइस भी इंक्रीज हो गई। किंगफिशर एयरलाइन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब रिसेशन में बाकी कंपनीज कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो कर रही थी, वहीं पर किंगफिशर एयरलाइन एग्रेसिव अप्रोच फॉलो कर रही थी। बैंक से लोन लेकर विजय माल्या और फ्लाइट्स को बाय कर रहे थे, और इतने बुरे टाइम पर भी विजय माल्या ने आरसीबी टीम को खरीदा था। 17 बैंक से विजय माल्या ने लोन लिया था किंगफिशर एयरलाइन को फंड करने के लिए, जिसका टोटल अमाउंट 9000 करोड़ है, जिसमें से एसबीआई ने 1600 करोड़ का लोन दिया था, और उसके अगेंस्ट में अगर वो लोन नहीं चुका पाते तो एसबीआई किंगफिशर एयरलाइन का ओनर बन जाता। और अब जब वो डिफॉल्ट हो गए तो वही कंपनी, जिसकी 2009 में एक ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म ने 4100 करोड़ की वैल्यूएशन बताई थी, जिसपे उनको लोन दिया गया था, आज के टाइम पर वही कंपनी की वैल्यूएशन 6 करोड़ भी नहीं है। रिसेशन और लोन के चलते किंगफिशर एयरलाइन की हालत काफी खराब थी। कॉस्टिंग इंक्रीज हो गई थी, फ्यूल प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई थी, और जो पेट्रोलियम कंपनीज थी उनके भी बिल बाकी थे, और एयरपोर्ट चार्जेस के भी बिल काफी टाइम से पेंडिंग पड़े थे। और इतना ही नहीं, जो एम्प्लॉयज थे उनको साल भर से ऊपर हो गया था सैलरी दिए, जिसके चलते बहुत से एम्प्लॉयज ने प्रोटेस्ट भी किया था। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, एक एम्प्लॉय ने तो सुसाइड भी कर लिया था, जिसकी 6 महीने से ज्यादा सैलरी पेंडिंग थी। इन सब के बीच में 2010 में विजय माल्या फिर से एमपी बन गया विद द हेल्प ऑफ जनता दल एंड बीजेपी। विजय माल्या का पॉलिटिक्स में घुसने का सिर्फ एक ही रीजन था कि लिकर इंडस्ट्री में लाइसेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस का काफी पंगा होता है, तो वो सारी चीजें बिना किसी ऑब्जेक्शन के कंप्लीट करने के लिए विजय माल्या को पॉलिटिकल पावर चाहिए थी। क्योंकि अगर आप एमपी के तौर पे विजय माल्या को देखोगे तो विजय माल्या ने कुछ भी काम नहीं कराया। विजय माल्या पे मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन भी लगे जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया कि विजय माल्या ने 330 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करी है इंग्लैंड और फ्रांस में। विजय माल्या ने पर्सनल एसेट्स बाय करे हैं अक्रॉस यूरोप, और इतना ही नहीं, 4000 करोड़ के रुपए ट्रांसफर करे हैं टैक्स हेवंस में। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया कि आईडीबीआई के फॉर्मर मैनेजर और विजय माल्या ने साथ में मिलकर एक्सेस में फंड सैंक्शन करवाए अपने पर्सनल यूज के लिए। और इतना सब होने के बावजूद भी विजय माल्या की लाइफस्टाइल पर कुछ भी असर नहीं आ रहा था। बैंक्स के लोन को वापस करने के समय को छोड़कर विजय माल्या के पास बहुत पैसा था, बट अब इन सारी चीजों को देखकर बैंक्स को लगने लगा था कि कुछ घपला है, जिसके चलते एसबीआई ने किंगफिशर एयरलाइन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बता दिया और विजय माल्या को एक विलफुल डिफॉल्टर बताया, जिनके पास पैसे होने के बावजूद वो जानबूझकर बैंक के लोन वापस नहीं कर रहे। बैंक्स ने विजय माल्या को उनकी रेपुटेशन, पॉलिटिकल पावर और किंगफिशर एयरलाइन की वैल्यूएशन देखकर लोन दिया था, जो उस समय पर 4100 करोड़ थी, अकॉर्डिंग टू ए कंसल्टेंसी फर्म ग्रैंड थॉम्पटन, जिनकी रिपोर्ट पर काफी सवाल उठे थे उस समय पर जब तक काफी देर हो चुकी थी। 1 मार्च 2016 सारे बैंक साथ में मिलकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि विजय माल्या कभी भी इंडिया छोड़कर भाग सकता है, सो उसका पासपोर्ट जल्दी से जल्दी जब्त हो जाना चाहिए। बट अगले ही दिन 2 मार्च को विजय माल्या इंडिया छोड़कर भाग जाता है लंदन में, और लंदन पहुंचकर विजय माल्या एक स्टेटमेंट देता है कि मैं अरुण जेटली जी से मिल के आया और मैं बैंक के पैसे चुका दूंगा, जिसके बाद
अरुण जेटली जी बोलते हैं कि वो आए थे मिलने, बट मुझे याद नहीं है कि हमारे बीच ऐसी कुछ बात हुई। अब विजय माल्या लंदन पहुंच चुका था, जिसके चलते गवर्नमेंट और बैंक ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। जो बैंक्स ने लोन दिया था विजय माल्या को, विजय माल्या ने उन पैसों को अराउंड 40 कंपनीज को एक्वायर करने के लिए यूज कर दिया था। ईडी ने भी विजय माल्या के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया था कि जो पैसे उनको मिलते थे किंगफिशर एयरलाइन को फंड करने के लिए, उन पैसों को वो अब्रॉड भेज देते थे अपने पर्सनल यूज के लिए। सबके हाथ बंधे हुए थे, बट 1992 में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और यूके के बीच में। अगर कोई भी कंट्री का बंदा कोई क्राइम करता है तो उसको एक दूसरे की कंट्री को सौंप दिया जाएगा, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, बैंक्स और ईडी की कांस्टेंट एफर्ट के बाद 2017 में यूके पुलिस ने विजय माल्या को कस्टडी में लिया। बट कुछ समय बाद ही विजय माल्या के लॉयर ने उनको बेल दिलवा दी। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और समय समय पे विजय माल्या सेटलमेंट ऑफर देता रहता है, टैक्स और इंटरेस्ट को हटा के। विजय माल्या ने 4000 करोड़ का सेटलमेंट ऑफर किया था थ्रू सुप्रीम कोर्ट, बट बैंक्स ने मिनिमम 4900 करोड़ रुपए मांगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और ऊपर से इंटरेस्ट कंपोनेंट भी मांगा है। तो वो सेटलमेंट ऑफर तो रिजेक्ट हो गया। अप्रैल 2020 में विजय माल्या ने फाइनल अपील करी थी लंदन हाई कोर्ट में अगेंस्ट द एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया, बट विजय माल्या वो केस हार चुका है। अब चीजें टफ होने के कारण विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि मैंने एक और ऑफर दिया है बैंक्स को, और अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो विजय माल्या पे जो भी ईडी के केसेस है उसको हटा देना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स वो सेटलमेंट ऑफर ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का है। आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता, बट गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि वो विजय माल्या को वापस इंडिया में लेके आएंगे। एंड बिफोर यू स्किप और आप अगली वीडियो पे जाओ, मेरी थोड़ी बात सुन लो। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम गेसिंग कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज लाइक द वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।